अल्पना मिश्र जी की कहानी लड्डू बाबू मरने वाले हैं। मेरे प्यार की निशानी है ये। उस वक्त जब हवा ज़रा तेज चल रही थी और कुछ सूखे पत्ते अपनी करकराती आवाज़ से इधर उधर ज़रा ज़रा सा चल फिर रहे थे, उसने झुककर ज़मीन पर ताज़ा गिरा एक सूखा पत्ता उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। तुम भी हद करते हो, लड़की हंसी। लड़का उससे भी ज़्यादा हंसा। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ झुके और पत्ता खुली हथेली से सरक कर वापस अपनी जगह पर चला गया, यानी ज़मीन पर, पेड़ पर नहीं। कहीं कहीं वापस जाने की संभावना बिल्कुल नहीं बची रहती। लड़की ने अचानक लड़के को उसी हथेली से पीछे ढकेल दिया। अभी ये सब नहीं, अपने एडमिशन पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। पूरा है, लगा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ होगा इस बार। लड़के ने चावल में अनायास घुस आए कंकड़ की तरह बात को किनारे किया। लेकिन अभी जो पल है, कैसे आता? कभी सोचा, अगर मैं तुम्हें गांव से यहाँ पढ़ने आने पर जोर न देता, यहाँ लेकर न आता, तो तुम अभी गांव के बगल वाले ज़िले में किसी फटफट सेवा में बैठकर बीए करने जा रही होती, है कि नहीं? हाँ, लड़की ने आंख झुकाकर स्वीकार किया। और यहाँ इस बड़े शहर में किसने तुम्हारे रहने के लिए पीजी हॉस्टल का इंतज़ाम किया? हाँ, लड़की ने फिर स्वीकार किया कि यही वो व्यक्ति था जिसने उसके घर वालों को उसे यहाँ पढ़ने भेजने के लिए मनाया और यहाँ हॉस्टल न मिलने की हालत में कॉलेज के पास ही पीजी हॉस्टल का इंतज़ाम करवाया। हालांकि अब उसे लगता है कि ये सब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। एक बार इस बड़े शहर आने की देर थी, उसे बहुत कुछ खुद ही समझ में आ जाना था। पर अब तो उस पर लड़के का एहसान था और उसे कृतज्ञ होना था। पर प्रेम, यहाँ कन्फ्यूजन था। समझ में नहीं आता था कि एहसान करने वाले लड़के ने प्रेम के कारण साथ दिया था या अब एहसान का बदला चाहता था। इसलिए उसने भी लड़के को टालते रहना चुना था, तब तक जब तक कि उसके मन में कुछ साफ न हो जाए। लड़का समझ गया था कि लड़की के मन में कोई चोर दरवाज़ा है, जहाँ से वो उसके एहसान के भार के नीचे से सरक कर निकल जाती है और किसी ऐसी जगह पर जा पहुँचती है जो उसे अब तक नहीं पता। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। लड़के ने उठकर जाने को खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर रोका और अपनी पॉकेट से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ उसकी हथेली में खोसा, उसी हथेली में जहाँ कुछ देर पहले सूखा पत्ता रखा था। लड़की ने कागज़ खोला तो कुछ पंक्तियाँ चमक उठी। खुल जाएंगी फिर आँखें, मर जाएगा जब कोई, आते नहीं हो बाज मेरे इम्तिहान से तुम। लड़के ने ये पंक्तियाँ आज सुबह ही लड़कों के झुंड में शेरो शायरी करते रहने वाले एक लड़के के मुंह से सुनी थी। यह सुनना भी बेवजह ही था, पर ये पंक्तियाँ लड़के को काम की लगी थी। उसने वहीं एक पेड़ के पास बिखरे 2-3 कागज़ के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और जल्दी से नोट कर लिया कि अच्छी लाइन है, क्या पता कहीं मारने के काम आ जाए। और यहाँ अभी उसका भरपूर उपयोग उसने कर डाला था। लड़की मुस्कुराई। एक पल लगा था कि वो अनंत काल तक मुस्कुराती रहेगी या शायद मुस्कुराते हुए एक खास तरह की मुद्रा में फ्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता लड़की तुरंत ही क्लास के लिए बेकरार हो उठी। लड्डू, तुम भी हमेशा मरने की बात, चलो तो, नहीं तो मेरी ये क्लास भी छूट जाएगी। क्लास क्लास, हर वक्त तुम्हें क्लास की पड़ी रहती है।
क्यों शिफ्ट हुई तुम मेरे वाले पीजी से इस घटिया पीजी में? कितनी दूरी बढ़ गई मेरे कमरे से तुम्हारे कमरे की? लड़के ने मजनू वाले गुस्से से लड़की को डांटा। क्या बोलते रहते हो, चलो अब तुम भी देख आओ कि पीएचडी का कुछ इस बार हो पाएगा। जाकर एक दो टीचर से ही मिल लो। लड़की ने उसके हाथ की पकड़ को अपने हाथ की पकड़ से आज़ाद किया और आगे बढ़ गई। लड़के को चमक कर इस बात ने चौंकाया कि अब तक उसने अपने एडमिशन के लिए आखिर किसी टीचर को क्यों नहीं पकड़ा। कल तक मर गया तो फिर न कहना। जाती हुई लड़की से लड़के ने एक वादा चाहा। लड़की मुस्कुराई भर बोली नहीं। चालाक होती जा रही है, लड़का मन ही मन बुदबुदाया और अपने विश्वविद्यालय की तरफ चल पड़ा। जाते हुए सोचता जाता कि कौन टीचर सूटेबल हो सकता है जिससे बात की जाए। कई टीचर के चेहरे सामने आते और मिट जाते। वे मगन भाव से चले जा रहे थे कि रास्ते में एक पुराना सहपाठी मिल गया। सहपाठी सड़क के किनारे खड़ा अपनी मोटरसाइकिल का हाल देख रहा था। ऐन राह में उसकी मोटरसाइकिल धोखा दे गई थी। उसने तरह तरह से रुक रुक कर मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, पर मोटरसाइकिल अडियल घोड़े की तरह टस से मस न हुई। लड्डू बाबू अचानक रुक गए। सहपाठी को कुछ देर देखते रहने के बाद वे उसके पास चले आए। पुराना घोड़ा टें बोल ही जाता है, लड्डू बाबू ने किसी घोड़े के एक्सपर्ट की तरह कहा। सहपाठी को ऐसी किसी राय विचार की कोई दरकार नहीं थी। उसने बेवजह रास्ते में भेंटाए लड्डू को ज़रा हिकारत से देखा। तुम कहाँ तफरीफ मार रहे हो? बस यहीं। लड्डू बाबू को यह अच्छा नहीं लगा। सुने कि इस बार भी पीएचडी में तुम रह गए। सहपाठी ने अपनी परेशानी के भीतर से एक ढेला जोर से मारा। लड्डू बाबू चौकन्ने हो चुके थे। इस वार को उन्होंने खाली नहीं जाने दिया। इतनी तेज धूप में देख रहे हैं तुम अपनी घोड़ा गाड़ी लिए हलकान हो। बताओ, कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? यह दांव ठीक पड़ा। सहपाठी कुछ नम्र हो उठा। उसने परेशानी के लपेटे में ही कहा, क्या कहें, चाचा जी यहीं शिवानंद अस्पताल में एडमिट हैं। पापा का आदेश था कि उन्हें फल दे आऊं, मगर ये ससुरी अचानक फेल हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या फॉल्ट है। जस्ट डायल पर फ़ोन करके एक ठो मैकेनिक बुलाइए। लड्डू बाबू ने सलाह दी। वही कर रहे, कब से कह रहा है आ रहा हूँ, आया नहीं अभी तक। सेब से भरा झोला मोटरसाइकिल के हत्थे से लटक रहा था। सहपाठी मैकेनिक को बार बार फ़ोन कर रहा था। अरे यार घबराओ ना, मैकेनिक तुम्हारे फ़ोन करने से नहीं टपक पड़ेगा। रास्ते में होगा, जितना टाइम रास्ता लेगा उतना तो लगेगा ही। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम कहो तो तब तक फल चाचा जी को दे आऊँ। तुम मैकेनिक के साथ अपनी फटफटिया सुधरवाओ। मैकेनिक के भरोसे न छोड़ना इसे। अभी 2-4 रोज़ पहले की बात है कि राकेश नाथ, तुम नहीं जानते उसे? उसने अपनी फटफटिया ऐसे ही मैकेनिक के भरोसे छोड़ी थी। सारे ओरिजिनल पार्ट निकाल लिए, नकली लगा दिए। ये भी तब पता चला जब गाड़ी दूसरे ही रोज़ फिर बंद हो गई। चिंता ना करो, काम करा लो, फिर आ जाना, या कहो तो मैं ही यहाँ रुक जाऊँ। लड्डू बाबू का ओपन प्रस्ताव था। सहपाठी हिचकिचाया। नहीं नहीं, तुम क्यों रुकोगे? सहपाठी ने निराशा से कहा। मन ही मन उसने सोचा, लड्डू को काम सौंपना कितना ठीक होगा, और मोटरसाइकिल को भी छोड़ा नहीं जा सकता। इस लड्डू के भरोसे तो बिल्कुल नहीं। अरे सोचते क्या हो, लाओ, हम उसी तरफ से होते हुए विश्वविद्यालय निकल जाएंगे। इस बार पीएचडी में मेरा पक्का समझो। आखिरी बात तक लड्डू बाबू आत्मविश्वास से लबरेज हो चुके थे। सहपाठी अपनी हिचकिचाहट में कुछ कहता कि लड्डू बाबू ने मोटरसाइकिल के हत्थे से झोला झपट कर निकाला और तत्काल एक रिक्शा रोक लिया। पता नहीं कितना वक्त लग जाए इसमें। ठीक है, जाओ,
इतनी बात कहने का अवसर उन्होंने सहपाठी को लेने नहीं दिया। दोस्त ही काम आता है आड़े वक्त में। इतना कहते न कहते उन्होंने एक हौसले का हाथ सहपाठी के कंधे पर रखा और तत्काल दूसरा पैर रिक्शे पर रिक्शा शिवानंद अस्पताल नहीं पहुंचा सीधा विश्वविद्यालय। वे हड़बड़ाते हुए कुछ हद तक कूदते हुए रिक्शे से उतरे और तेज कदमों से विभाग की तरफ बढ़े। अतिरिक्त उत्साह उनका जरा जरा छलकता था। आसपास की घास भी उन्हें चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी और उस पर बैठे लड़के लड़कियों का झुंड किसी परी देश के बागीचे में सैर करते यक्ष और यक्षिनियों जैसा लग रहा था। जबकि विभाग उस समय तक दिन के काम समेटने की तरफ बढ़ रहा था, जरा ऊँघता और अन्यमनस्क सा। सुबह वाली भीड़भाड़ हलचल वलचल कुछ कम हो चली थी। वे अभी विभाग के कॉरिडोर की तरफ पहुंचने ही वाले थे कि बातों में मशगूल एक झुंड उनकी ही तरफ आता दिखा। पहचाने हुए सब लोग थे तो लड्डू बाबू उन्हें न देखकर तेज निकल जाना चाहते थे। एक तो सेब का झोला छिपाना आसान नहीं था। सेब की खुशबू अलग हलकान किए थी। मिलने वाला झोले की तरफ देखे बिना रह न पाता था। अरे भुवनेश्वर, झुंड से तेज स्वर उभरा। लड़का जिसका नाम लड्डू था और बहुत कम लोग जानते थे कि उसका नाम लड्डू था, असल में भुवनेश्वर नाम से जाना जाता था। वैसे तो उसे न लड्डू नाम पसंद था न भुवनेश्वर, पर दोनों को ही लड़का बदल नहीं सकता था। कभी कभी अपने नाम से फेडअप होकर सोचता ज़रूर था कि उठे और सीधा कचहरी के गलियारे में चला जाए। एक ठो एफिडेविट का सवाल भर है, अपना नाम बदलकर क्या नहीं रख सकता। राहुल नाम घोषित करवाने की कई बार उसने ठानी भी, लेकिन राज नाम भी उसे पसंद था। बचपन में एक दोस्त ने तो उसे बाकायदा राज नाम से बुलाना भी शुरू कर दिया था। फिर राज और राहुल का कन्फ्यूजन बढ़ता जाता और एफिडेविट बनवाना टलता जाता। एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर लड़की ने उसे अरमान नाम सुझाया। उसे पसंद भी आया। कुछ देर तक तो वो अपने को अरमान नाम के साथ एडजस्ट भी करता रहा, लेकिन उसी दिन ऐसा हो गया कि उसके आगे बढ़ते ही लड़कों के एक दल में उसे अरमान नाम का एक मुस्लिम लड़का मिल गया। उसने न जाने किस अज्ञात अचेतन से तुरंत उस नाम को अपने लिए खारिज कर दिया। अब धीरे धीरे उसने खुद ही तय किया कि लड्डू से ऊपर भुवनेश्वर को रखना ही फिलहाल ठीक है। जब कभी मौका लगेगा तो वो खुद ही शब्दकोश लेकर अपने नाम की तलाश में बैठेगा। तो वही लड़का जिसका नाम लड्डू उर्फ भुवनेश्वर था रुक गया। उसके साथ उसकी आंखों की चमक रुकी, परीलोक का पूरा परिवेश रुका और सेब की खुशबू वह नहीं रुक सकी। वही पिछले साल वाला रखोगे कि इस बार नया सोचे हो? लड़के पूछ रहे थे, भुवनेश्वर से भी और एक दूसरे से भी। बात पीएचडी के लिए विषय चुनने की थी। फॉर्म में भर दिए कि ब्लैंक छोड़े हैं, अभी तक तो पुराना वाला। वो नहीं चलेगा, एक लड़का तपाक से बोला। लड्डू बाबू टिकिर टिकिर मुंह ताकने लगे। भक्ति काल से कुछ उठाइए, रीति काल से ले लीजिए, किसी ने कहा। मैंने देव ले लिया इस बार, एक लड़का चहका। मैंने तो वृंद पर बना लिया। बता दिया है, कोई और मत बनाना, एक लड़की बोली। फिर लड़की ने कविवर वृंद की तारीफ में चंद शब्द कहे। देव, वृंद। लड्डू परेशान हो गए। चारों तरफ बिखरी घास अचानक मैली और कुचली हुई दिखने लगी। कई जगह प्लास्टिक के रैपर पड़े दिखे। उस पर पहले के बैठे लोग गायब थे और नए बैठने के लिए जगह खोजते लोग निहायत साधारण। परी लोग अचानक छिन्न भिन्न होकर बिला गया। बदल दे क्या? वे मन ही मन चिंतित। इसमें क्या लेकर आए हो? तभी एक लड़का झोले पर झपटा। लड्डू बाबू झोला बचाते सावधान हो गए।
सेब? सेब है क्या? अरे अरे, रुको रुको, काम से ले जा रहे, वे चीखे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि वे अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। उन्हें एक टीचर पकड़ने जाना था और वे यहाँ फंसकर समय बर्बाद कर रहे। बुरा न मानो यार, एक मित्र के पिताजी एडमिट हैं, उसी ने अस्पताल पहुँचाने को कहा है। दूसरे की अमानत है, इसीलिए मैं ज़रा जल्दी में हूँ। लड़कों ने झोले पर होने वाले आक्रमण को स्थगित कर दिया। लड्डू बाबू तेज कदमों से विभाग के कॉरिडोर में पहुँचे। संयोग से उसी समय विभाग से निकलकर एक शिक्षक कॉरिडोर से गुजर रहे थे। लड्डू बाबू ने आनन फानन में तय किया कि इसी शिक्षक को पकड़ा जाए और जो मामला तय होता होगा तो इन्हीं को सेब का झोला समर्पित कर दिया जाए। सर सर, आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। शिक्षक ने चलना नहीं बंद किया। लड्डू बाबू को दौड़कर उनके बगल तक पहुंचना पड़ा। सर, पीएचडी के विषय में आपसे पूछना था। अच्छा बताओ। सर, तय नहीं कर पा रहा किस पर करना ठीक होगा। पिछली बार वाला तो रिजेक्ट हो गया। कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, उससे सोचो। एरिया ऑफ इंटरेस्ट? अब ये क्या मुसीबत है? ये टीचर भी किसी न किसी ऐसी बात में अटका देते हैं कि आदमी निरुत्तर हो जाए। मन ही मन लड्डू बाबू बड़बड़ाए। सर, कुछ आप बता दीजिए। रेडीमेड चाहिए? यही कमी है, कुछ पढ़ो पहले। सर, देव। फिर उन्होंने वही दो पंक्तियाँ जो देव की प्रशंसा में उस समूह में कही गई थी सुना दी। देव का कौन सा एरिया? मतलब क्या दिखाना, मतलब शोध क्या करना चाहते हो? सर, क्या बताएं, तबीयत ने इतना दगा दिया कि कुछ पढ़ नहीं पाए। पिछले दिनों डेंगू हो गया था, प्लेटलेट्स 15 पर आ गया था, किसी तरह बच गया। अभी डॉक्टर ने कहा है कि किडनी किसी भी वक्त फेल। पिछली बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा सर? मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। लड्डू बाबू इतना कहते कहते सचमुच ज़रा सा रुआंसे हो आए। टीचर ने पल भर के लिए ज़रा चौंक कर उनकी तरफ देखा। पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी तक वे पहुंच चुके थे, फिर भी रुके और दिलासा का एक हाथ कंधे पर रख कर ज़रा सा ही सही थपथपाए। अपनी सेहत संभालो बरखुरदार, जवान आदमी हो, इतना क्यों निराश होते हो? वे अपने गाड़ी में और लड्डू बाबू सेब समेत धरती पर। फिर वे इधर से दौड़े उधर से दौड़े, कोई शिक्षक दिख जाता तो दौड़कर उसे यही सारा हाल सुना देते, पर सब बेनतीजा। ये साले टीचर ज़रा नहीं पिघलते। लड्डू बाबू ने मन ही मन 3-4 अच्छी अच्छी गालियाँ सोची, पर मुंह से उनके कुछ नहीं फूटा। उनका हाथ अनायास सेब के झोले पर गया। झोला कंधे पर अब भारी लगने लगा था। किसी भी चीज़ के लिए पात्रता सबसे मुश्किल शर्त है। लड्डू बाबू को आज यही बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब वे निराश हो रहे थे। किस कुगड़ी उन्हें यह बात सच लगी थी कि टीचर आसानी से फंस जाएगा। अजीब उधेड़बुन में घिरे से वे लौटने का मन बना ही रहे थे कि एक और पुराना सहपाठी जिसका नाम काजू था टकरा गया। का बे? उसने हर्ष निनाद किया। अरे काजू! लड्डू बाबू ने भरसक खुशी दिखाने की कोशिश की। एमए के दिनों में खूब दोस्ती थी दोनों की, लेकिन जब से काजू का एडमिशन पिछले साल पीएचडी में हो गया तो राहें जुदा जुदा हो चली। किधर? अब तुमसे कुछ छिपा है क्या? लड्डू बाबू अचानक जेन्युइन तरीके से भावुक हो उठे। इस साल एडमिशन न हुआ तो घर से खर्चा पानी आना बंद समझो। इस शहर में कैसे टिका जाए? ऐसा हाल हो गया है कि ऐसा कि मत पूछो, मन करता है जाकर कहीं डूब मरे। ऐसा भी न कहो, हो जाएगा इस बार। काजू ने दिलासे के वाक्य फेंके। कैसे हो जाएगा? कोई उपाय नहीं रह गया। जितना खींचना था खींचा, अब नहीं खींच रहा। किसी टीचर को क्यों नहीं पकड़ते?
रहने दो, ये आइडिया बेकार है। काजू कुछ समझे, कुछ नहीं। अलबत्ता खींचकर लड्डू को टी स्टॉल तक ले गए। फिर एक एक कप चाय के साथ गहन विचार विमर्श शुरू हुआ। यही कार्ड तुम किसी टीचर पर क्यों नहीं आजमाते? अभी तो बताया तुम्हें कि बेकार है। मेरा मतलब किसी महिला टीचर। वो क्यों सुनेंगी हमारी? सुनेंगी सुनेंगी, मात्र स्वरूपा होती हैं। जब मैं आ रहा था, वीवी अपने चैम्बर में बैठी थी। दौड़ के जाओ, क्या पता मिल जाए। उन्हीं के चरणों पर गिर पड़ो, बाहर निकलकर चाहे गरिया लेना। लड्डू ने हताशा और उम्मीद के सम्मिश्रण से बने किसी पहचाने से भाव से काजू को देखा और शिक्षकों के चैम्बर जिस तरफ थे उधर दौड़ गए। चैम्बर के आगे वीवी का नेम प्लेट चमक रहा था। चैम्बर के भीतर बैठी वीवी कुछ कागज़ों में उलझी थी। वीवी, उनका नाम विद्यार्थियों की देन था, जो कभी कभी बीबी भी बना दिया जाता था। उनका असली नाम विश्व विवेका था। लड्डू को उनका नेम प्लेट देखकर हमेशा ख्याल आता था कि उनके माँ बाप को इतनी भी समझ नहीं कि नाम विश्व विजेता होना चाहिए। ज़रूर अनपढ़ होंगे, लेकिन वे वीवी का नाम नहीं बदल सकते थे, जैसे अपना नाम नहीं बदल पा रहे थे। उन्होंने वीवी की तरफ देखा। पता नहीं क्या कागज़ थे, उसमें से बीच बीच में कुछ नोट भी कर रही थी। कहीं पढ़ाने के लिए अपना लेक्चर तो नहीं तैयार कर रही। क्या पता यहीं बैठे बैठे कल की कक्षा की तैयारी करती हो। लगता है इसके घर में पढ़ने की जगह नहीं है। घर जाकर तो चूल्हा चौका बच्चा कच्चा करना पड़ता होगा बेचारी को। इस वैचारिक आलोड़न में वे कब चैम्बर के अंदर बिना इजाज़त लिए आकर खड़े हो गए, उन्हें खुद ही पता न चला। वीवी ने उनके आगमन की कोई नोटिस न ली। करीब 5 मिनट बीत गए, तब वीवी ने सिर उठाया। क्या है? मैम। लड्डू चरण स्पर्श के लिए सेब का झोला समेटे बढ़े। वीवी ने रोक दिया। मैम, पीएचडी के विषय, मतलब आप बता देती। वीवी फिर भी कुछ नहीं बोली तो उनकी हिम्मत बढ़ने की बजाय और डगमगाई। मन में काजू का चेहरा उभरा। मात्र स्वरूपा। वीवी ने तब तक कागज़ों से फिर एक नज़र उठाई, पर इस बार भी अपनी ही उधेड़-बुन और हकला पड़ने जैसी स्थिति में वे समझ ही ना पाए कि क्या कहें। बताओ। वीवी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उन्हें लगा कि कोई बम फटा है। मैम, वृंद पर बनाया था। फिर जो कुछ कॉरिडोर के पास मिले झुंड में एक लड़की ने कहा था, वही दोहरा दिया। क्या पढ़े हो वृंद का? अभी पढ़ा नहीं हूँ। असल में मैम, डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए। मैम, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, पता नहीं बचूंगा कि नहीं। फिर वे खुद ही सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गए। मैम, अब जीना बेकार लगने लगा है। इस बार एडमिशन नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूँगा। मैम, आपसे बता रहा हूँ, किसी से बता भी नहीं सकता। आप समझ सकती हैं मैम, पिछले दिनों बीमार था बहुत। हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। मैम, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए, सांस लेने में तकलीफ़, मतलब फेफड़े का इन्फेक्शन। इतने कष्ट में पढ़ोगे कैसे? वीवी की धीमी आवाज़ फिर बम की तरफ फटी। मैम, पढ़ना तो ज़रूरी है। मैं सारे कष्ट सह लूँगा अगर एक बार मेरा एडमिशन हो जाए। आप जो कहें वो विषय ले लूँगा। वक्रोक्ति को नए साहित्य में देखो। मैम, अभी कैसे? मैंने तो कुछ नया साहित्य पढ़ा ही नहीं है। फेसबुक वगैरह पर मैं नहीं हूँ। फेसबुक से नहीं पढ़ना है। मैम, वृंद में क्या बुराई है? आसान है, कम है, जल्दी पढ़ लूँगा, और मेरी सेहत का भी तो। ये सब बातें भी झुंड में मिली उसी लड़की ने कही थी। वृंद पर बहुत काम हो चुका है, इसलिए। मैम, मैं मर सकता हूँ। आत्महत्या। वीवी तब तक अपना कागज़ पत्र समेट कर उठ खड़ी हुई थी। वे घबरा गए। एक आखिरी दांव और चले। मैम, एक बात और आपसे कह सकता हूँ। मुझे ये बात खाए जा रही है। मैं जिस लड़की से प्रेम करता था,
गांव से यहाँ पढ़ाने के लिए ले आया, सब किया उसके लिए। उसने मुझे धोखा दे दिया। अब कहती है कि जब तक मेरा एडमिशन नहीं होगा मुझसे बात तक नहीं करेगी। मैम प्लीज़, आत्महत्या करना बेकार है, इससे अच्छा पढ़ लो। वीवी बाहर निकल आई और बौहों के बल से उन्होंने लड्डू को बाहर निकलने के लिए कहा। चैम्बर में ताला लगाया और चली गई। लड्डू खड़े रह गए। सेब का झोला कंधे पर लटका रह गया। मात्र स्वरूपा, वे मन में चिढ़े। सोचा था दुख भरी कहानी के बाद झोला सहित सेब भी उसके चरणों में रख देंगे, पर वीवी इस योग्य नहीं। फिर एक बार कुपात्र के पास जाने से सेब बच गए, पर अब इतने प्रयत्नों के बेकार चले जाने से अब सचमुच की निराशा उन पर हावी होने लगी थी। वे सिर झुकाए वापस लौटने के लिए बढ़े कि पीछे से चले आ रहे प्रसन्न वदन ने उन्हें टोक दिया। वे रुक गए। प्रसन्न वदन कई वर्ष से किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेकर छात्र कहलाने का हक बनाए रखते हैं। अपने आप को किसी बाहुबली से न कम समझते हैं, न सामने वाले को समझने देते हैं। झक सफ़ेद कुर्ता पजामा पर लाल गमछा डाले अपने 3-4 साथियों के साथ आकर खड़े हो गए। क्या वीवी का इंतज़ार कर रहे हो? चली गई तो परेशान काहे हो? डांट पड़ी है? भैया जी, वीवी बड़ी बदतमीज़ हैं। वे अपनी चोट छिपा नहीं पाए। समझ गए एडमिशन का मसला है, इसमें इतना क्या हलकान होना। अपनी तरफ के हो तुम, कुछ करते हैं। भैया जी कुछ सोचने के लिए एक क्षण रुके। भैया जी क्या कहें आपसे, अब खाली हाथ गांव नहीं लौट सकते। क्या कहेंगे माँ बाप, नाते रिश्तेदार कि गए थे पढ़ने? कोई जुगत लगाइए, सच कह रहे हैं, मजाक मत जानिए। अब की बार एडमिशन न हुआ तो आत्महत्या कर लेंगे। लड्डू बेचैन थे। धैर्य धैर्य रखो, सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहे हैं। अभी चले जाओ हमारे चाचा जी के पास, शाम तक बाहर निकल जाएंगे। जानते ही हो चाचा जी कितने रसूख वाले हैं, कुछ न कुछ कर देंगे। अपनी सब परेशानी बता दो, जाओ दौड़ के पकड़ लो, कैब करके निकल लो। भैया जी आनंद के अतिरेक में हंसे। उनके साथ उनके 3-4 समर्थक भी हंसे। किस बात का आनंद था यह अज्ञात ही रहा। भैया जी के चाचा जी किसी राजनीतिक पार्टी के छुटभैया नेता थे। कभी कभी ज़रूरत अनुसार पार्टी बदल भी लेते थे। जी जान से कोशिशों के बावजूद आज तक वे किसी चुनाव का टिकट तो दूर उसके पास तक नहीं फटक सके थे। लेकिन बाहुबली होने का श्रेय उनसे कोई नहीं छीन सकता था, खुद चाहे उनका राजनीतिक कैरियर जैसा भी रहा हो। भैया जी को वे भावी नेता के रूप में तैयार कर देना चाहते थे। कैसे अब तक उन्हें प्रसन्न वदन भैया जी की याद न आई। लड्डू मन ही मन पछताए भी और खुश भी हुए कि चलो देर आए दुरुस्त तो आए। कैब महंगी थी, पर इस वक्त क्या महंगा सस्ता देखना। लड्डू दौड़े, साथ में कंधे पर उलझता झोला भी दौड़ा। नेताजी कहीं जाने की हड़बड़ी में अपने बाहरी बरामदे में ही मिल गए। उनके साथ 2 आदमी और थे। दोनों छोटे बाहुबली की वेशभूषा में थे। लड्डू को देखते ही नेताजी ने नोटिस लिया। अरे आओ बबुआ, तुम्हारे लिए ही रुके थे, नहीं तो कब के निकल जाते। यही प्रसन्नवा का फ़ोन आ गया। लड्डू ने फौरन उन्हें चरण स्पर्श किया और सेब का झोला समर्पित कर दिया। हाँ, तो क्या नाम है? बताया था प्रसन्न ने। जी भुवनेश्वर। हाँ तो भुवनेश, हम तुम्हारी सब समस्या समझ गए हैं। आजकल टीचर लोग भी कम नहीं हैं। सर, हम बहुत निराश होकर। अच्छा बताओ क्या काम जानते हो? सर, हम तो स्टूडेंट हैं। हाँ, अब ज़रा कॉपी किताब एक तरफ सरका के बताओ कि क्या काम कर सकते हो। मतलब कुछ भी काम में मन लगाओ तो निराशा छूमंतर हो जाएगी। और ज़रा धैर्य रखो, एडमिशन का भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। ए राम सुमिर, कल 11 बजे इसको लेकर फार्म पर जाओ। अदरक की खेती करवाए हैं इस बार। बंदर अदरक नहीं खाता ना, बड़े बंदर आते थे फार्म पर। अब आएंगे तो क्या पाएंगे बताओ? जी अदरक,
नहीं रे, ठेंगा ठेंगा पाएंगे। खेतीहर घर के हो तुम, है ना? खेती तो जानते ही होंगे। चले जाना। सर, हम कभी खेती नहीं किए, खुरपी तक नहीं छुए। तुम्हें उखाड़ना थोड़े है, उखड़वाना है। तभी उनका ध्यान झोले पर पड़ा। ए राम सुमिर, ये झोला अपनी मोटरसाइकिल में टांग लो। उधर से ही शिवानंद अस्पताल भी होते चलेंगे। फिर लड्डू की तरफ मुड़े। हमारे एक मित्र एडमिट हैं, उन्हें देखते हुए निकल जाएंगे। तुम अब जाओ। लड्डू अवाक। नेताजी झटके से राम सुमिर की मोटरसाइकिल के पीछे लद गए। सर, फट फट फट। लड्डू के कानों में बजता रहा, देव वृंद अदरक, देव वृंद अदरक।